पंचतंत्र संस्कृत में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानी पुस्तक है। लेखक विष्णु शर्मा। ऐसा माना जाता है कि इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व या उसके बाद लिखा गया था। इसके अनुकरण में बाद में अनेक अन्य प्रसिद्ध कथा ग्रंथ लिखे गए, जैसे कथासृत सागर, हितोपदेश, द्वात्रिंशत् पुत्तलिका, बेताल पंचविंशति, बृहद कथा, दश कुमार चरित आदि। जब हम कहानियां सुनते हैं तो हम आमतौर पर उन्हें बच्चों के लिए भूलने वाली परीक्षा या वयस्कों के लिए मनोरंजन का साधन समझते हैं, लेकिन ये तथ्य कि समकालीन समाज, मानव स्वभाव, राजनीति, अर्थशास्त्र, नैतिकता आदि के बारे में ज्ञान कहानियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, पंचतंत्र के अध्ययन में प्रमाणित होता है। पंचतंत्र के लेखन की पृष्ठभूमि जो पुस्तक के आरंभ में प्रस्तुत की गई है, इसकी विषय वस्तु या उद्देश्य को दर्शाती है। दक्कन में भीनुप्य नाम का एक शहर था। राजा का नाम अमर शक्ति है। उनके 3 पुत्र थे, वसु शक्ति, उग्र शक्ति और अंक शक्ति। तीनों मूर्ख हैं, पढ़ाई के प्रति असावधान। राजा चिंतित है, भविष्य के बारे में सोचना। ऐसे मूर्ख लड़के का क्या होगा? इससे तो निय संतान रहना ही अच्छा है, या फिर गर्भपात, मृत बच्चा पैदा होना, या यहां तक कि मृत्यु भी कहीं बेहतर होगी, क्योंकि ये दुखद है। परंतु मूर्ख पुत्र बार बार, यहां तक कि मृत्यु तक दुख देता है। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमें उन्हें सभी शास्त्रों की शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन सभी शास्त्रों में निपुणता हासिल करने में काफी समय लगता है। राजा के पास इतना समय नहीं है। तो मंत्री सुमति ने कहा, राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान है जो सभी शास्त्रों में पारंगत है। केवल वे ही राजकुमारों को कम समय में सभी विषयों में शिक्षित कर सकते थे। विष्णु शर्मा को राज्य में लाया गया। राजा ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। उन्होंने बदले में बहुत सारा दान देने का भी वादा किया। जवाब में विष्णु शर्मा ने कहा, वो ज्ञान नहीं बेचते। कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने राजकुमारों को मात्र 6 महीने में सभी विज्ञानों, विशेषकर राजनीति में असाधारण विद्वान बना दिया। राजा को आश्वस्ति मिली। उन्होंने खुशी खुशी अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए सभी शास्त्रों का सार संक्षेप में लिखकर जो पुस्तक लिखी, उसे पंचतंत्र कहा जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, न्याय, अन्याय, मानव व्यवहार आदि विषयों पर कहानियों के माध्यम से सरल भाषा में प्रकाश डाला है। ये पुस्तक 5 तंत्रों या महाकाव्यों में विभाजित है, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र है। 5 तंत्र हैं: मित्रभेद, मित्रों का वियोग, मित्रलव, मित्र प्राप्त करना, काकोलुकिया, शाश्वत शत्रुता, लब्ध प्राण, प्राप्त करना और खोना, और अप्रशिक्षित कारक, बिना सोचे समझे कार्य करना। प्रत्येक तंत्र में कई लघु कथाएं हैं। मित्रभेद में 23, मित्रलाभ में 6, काकोलुकियम में 14, लब्ध प्रणाश में 17 और अपरीक्षित कारक में 14 है। कुल 74 कहानियां। मित्रवेद की मुख्य कहानी एक लोमड़ी, दमनका, एक बैल, संजीवक और एक शेर, पिंगलक के बारे में है। लोमड़ी पहले बैल और शेर के बीच दोस्ती कराती है। बाद में उसने उनकी मित्रता को नष्ट करने की साजिश रची और बैल को शेर से मरवाकर उसका मांस स्वयं खा लिया। मित्रालव की मूल कहानी एक कबूतर, चित्रग्रीव, एक कौआ, लघुप्तनक, एक चूहा, हिरण्यक, एक कछुआ, मंथरक और एक हिरण, चित्रांग की कहानी पर आधारित है। कबूतर की बुद्धिमत्ता, शिकारी की चालों के साथ उड़ना को देखकर कौआ उसका मित्र बन जाता है। वे दूसरों के बारे में भी ऐसा ही महसूस करते हैं। एक दिन जब एक हिरण शिकारी के जाल में फंस गया तो एक चूहे ने जाल काटकर उसे बचा लिया। पुनः जब कछुआ शिकारी के जाल में फंस जाता है तो कौवे की बुद्धि से वो मुक्त हो जाता है। इस तरह उनकी दोस्ती मजबूत होती है। काकोलुकिया की मूल कहानी एक उल्लू, अरिमर्दन और एक कौवे, मेघवर्ण के बारे में एक काल्पनिक कहानी है। उल्लू रात में कौओं पर हमला कर उन्हें मार डालते थे। एक दिन एक कौआ अपने ही प्रजाति के लोगों से झूठा झगड़ा करने लगा और उल्लू मित्र का वेश धारण कर उनके महल में जा पहुंचा तथा चालाकी से उन्हें जलाकर मार डाला। इसलिए कौओं और उल्लुओं के बीच शाश्वत शत्रुता है। लब्ध प्रणाश की मूल कहानी एक मगरमच्छ और एक बंदर की कहानी पर आधारित है। नदी के किनारे एक विशाल जाम का पेड़ था। उसमें एक बंदर रहता था। मगरमच्छों के प्रति उसकी भावनाएं बहुत भयावह है। बंदर मीठा जाम खाता है, मगरमच्छ उसे खाता है। मगरमच्छ भी इसे अपनी पत्नी समझ लेता है। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर का कलेजा खाने को कहा, क्योंकि मीठा जैम खाने से उसका कलेजा मीठा हो गया होगा। पत्नी का अनुरोध, आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं?
एक दिन मगरमच्छ झूठ बोलकर अपने दोस्त को घर ले गया। यदि आप सड़क पर अपने मन की बात कह दें तो बुद्धि के बल पर बंदर बच जाता है। उस दिन से मगरमच्छ अपने मित्र बंदर को खो देता है। अपरीक्षित की मुख्य कहानी मणिभद्र नामक एक व्यापारी और एक सुंदर व्यक्ति के बारे में है। मणिभद्र के पूर्वज धनवान थे। वे अपने पीछे बहुत सारा धन छोड़ गए। एक दिन धन ने स्वप्न में मणिभद्र से कहा, अगले दिन वो ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके घर आएगा। यदि मणिभद्र उसके सिर पर वार करेगा तो वो अक्षय स्वर्ण बन जाएगी और सदा के लिए उसके घर में रहेगी। अगले दिन यही हुआ। नरसुंदर ने ये दृश्य देखा। अगले दिन धन की आशा से उसने एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाया और उसके सिर पर डंडे से प्रहार किया। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। इन 5 मुख्य कहानियों के साथ अन्य लघु कथाएं भी हैं। प्रत्येक कहानी बहुत हास्यप्रद और शिक्षाप्रद है। प्रत्येक कहानी के अंत में एक सलाह होती है जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन लघु कथाओं के माध्यम से कभी राजनीति, कभी अर्थनीति, कभी युद्ध नीति, कभी समाज नीति और यहाँ तक कि लोगों के व्यक्तिगत सुख दुख, इच्छाएं लालसाएं, हंसी आंसू, यहाँ तक कि मन के गुप्त विचार भी व्यक्त हो जाते हैं। पंचतंत्र की प्रत्येक बड़ी कहानी को विकसित करने के लिए जो लघु कथाएं लिखी गई है उनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि उनमें पारस्परिक निरंतरता है। प्रत्येक लघु कथा कथ्य की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन अगली कहानी उन्हीं शब्दों से शुरू होती है जिनसे पहली कहानी समाप्त हुई थी। इससे पाठक के मन में एक अदम्य जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठक पहली कहानी पढ़ने के बाद अगली कहानी पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार पाठक का हृदय मुख वाले हिरण की भांति बड़ी कुशलता से अंतिम कथा की ओर खींचा जाता है। जब तक वो अंत तक नहीं पहुंचता, उसकी जिज्ञासा संतुष्ट नहीं होती। विष्णु शर्मा अपनी कहानियों में अधिकतर पशु पक्षियों और कभी कभी मनुष्यों को ही पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पशु पक्षी भी मनुष्यों की तरह बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, शास्त्रों की बातें करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं और यहाँ तक कि लोगों को मूर्ख बनाकर अपने लक्ष्य भी हासिल करते हैं। पात्रों के नामकरण में विष्णु शर्मा की असाधारण कुशलता प्रकट होती है। कभी कभी वो जानवरों की एक पूरी प्रजाति को उनके गुणों के आधार पर चरित्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे चीता या ऊंट। ऊंट स्वाभाविक रूप से शांत और विनम्र होते हैं, इसलिए पूरी ऊंट दौड़ को कहानी में एक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी पूरे राष्ट्र के बजाय किसी एक व्यक्ति या पशु को विशिष्ट नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे दमनक, सियार या चित्रांग, हिरण। उन्होंने एक जानवर को एक चरित्र के रूप में भी इस्तेमाल किया और उसकी प्रजाति की विशेषताओं के आधार पर उसका नाम रखा। जैसे कछुए के लिए मंथरक नाम, क्योंकि कछुए की गति अन्य जानवरों की तुलना में स्वाभाविक रूप से धीमी होती है। पंचतंत्र की शैली में पशु पक्षियों के बारे में कहानियां कहने के उदाहरण भारत के बाहर यूनानी लेखक ईसप की कहानियों में भी देखे जा सकते हैं। उनका आविर्भाव 620 से 560 ईपू के बीच हुआ था और विष्णु शर्मा 3री शताब्दी ईसा पूर्व या उसके बाद के काल में हुए, लेकिन दोनों मामलों में कुछ कहानियां लगभग एक जैसी हैं। इस समानता का कारण सटीक रूप से निर्धारित करना कठिन है। यद्यपि विष्णु शर्मा अपनी कहानियों में पशु पक्षियों को पात्रों के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु उनके प्रतीक मुख्यतः मानव स्वभाव को दर्शाते हैं। प्रत्येक कहानी में मानवीय विचार, अच्छी बुरी प्रवृत्तियां, मूर्खता और विवेक आदि को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए शेर और खरगोश कहानी में छोटा जानवर खरगोश चतुराई से शेर को मारकर उसे कुएं में फेंक देता है। ये कहानी इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। फिर एक ब्राह्मण ने अपने बेटे के पास एक भिक्षा पात्र को छोड़ दिया और पूजा करने के लिए राजमहल में चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि बेजी बाहरी दरवाजे पर खड़ा है और उसके हाथ, पैर और चेहरे पर खून लगा हुआ है। ब्राह्मण ने सोचा इसने अवश्य ही उसके बेटे को खा लिया होगा, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने छड़ी से बीजी को मार डाला। लेकिन जब वो घर गया तो उसने देखा कि उसका बच्चा शांति से सो रहा है और उसके बगल में एक रैटल स्नेक शतविक्षत अवस्था में पड़ा है। यानी भिखारी ने सांप को मार दिया और मालिक के बेटे को बचा लिया। तब ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी का नाम है ब्राह्मण अनुकूल सर्प की कहानी। ये कहानी बहुत खूबसूरती से बताती है कि जिद के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। इस तरह विष्णु शर्मा प्रत्येक कहानी के माध्यम से मानव मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। यद्यपि पुस्तक के लेखन की पृष्ठभूमि ये बताती है कि पंचतंत्र छोटे राजकुमारों को ध्यान में रखकर लिखा गया था,
परंतु वास्तविकता ये है कि इस पुस्तक को सभी आयु वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं। इसमें युवाओं के साथ साथ वयस्कों के लिए भी सबक है। इसमें सभी विषयों पर सलाह दी गई है, विशेषकर राजनीति, सामाजिक नीति, अर्थशास्त्र, स्वार्थ और परोपकारिता पर। इसकी अधिकांश कहानियों ने कथात्मकता की दृष्टि से अश्वेत साहित्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है। युगों युगों से इस पुस्तक ने सभी आयु वर्ग के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इसलिए इसका घरेलू और विदेशी दोनों तरह की 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। लेकिन जब वो घर गया तो उसने देखा कि उसका बच्चा शांति से सो रहा है और उसके बगल में एक रैटल स्नेक क्षतविक्षत अवस्था में पड़ा है। यानी भिखारी ने सांप को मार दिया और मालिक के बेटे को बचा लिया। तब ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी का नाम है ब्राह्मण अनकुलसर्प की कहानी। ये कहानी बहुत खूबसूरती से बताती है कि जिद के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। इस तरह विष्णु शर्मा प्रत्येक कहानी के माध्यम से मानव मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। यद्यपि पुस्तक के लेखन की पृष्ठभूमि ये बताती है कि पंचतंत्र छोटे राजकुमारों को ध्यान में रखकर लिखा गया था, परंतु वास्तविकता ये है कि इस पुस्तक को सभी आयु वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं। इसमें युवाओं के साथ साथ वयस्कों के लिए भी सबक है। इसमें सभी विषयों पर सलाह दी गई है, विशेषकर राजनीति, सामाजिक नीति, अर्थशास्त्र, स्वार्थ और परोपकारिता पर। इसकी अधिकांश कहानियों ने कथात्मकता की दृष्टि से अश्वेत साहित्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है। युगों युगों से इस पुस्तक ने सभी आयु वर्ग के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इसलिए इसका घरेलू और विदेशी दोनों तरह की 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।